निश्चित रूप से जब सुप्रीम कोर्ट ने का सारी याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और एक 16 तारीख की डेट भी दे दी, हालांकि 16 तारीख को कोई फैसला नहीं होने वाला है। 16 तारीख को तो सुनवाई शुरू होगी, नोटिस इशू किए जाएंगे, प्रक्रिया है इस मामले में, फिर चलेगा। लेकिन राजनीति भी सारी चलेगी। बिहार में अक्टूबर में चुनाव है और अप्रैल में 25 में बंगाल में चुनाव है। तो जैसा पूर्णिमा जी ने कहा या रामगोपाल जी ने कहा कि चुनाव की राजनीति इस देश में जब होती है तो फिर सारी मर्यादाएं, संवैधानिकताएं और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो किनारे कर दिए जाते हैं। और मैं फिर कहूँगा, मैं इसको कतई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, किसको जो बंगाल में हुआ, इस पर की मैं पूरी निंदा करूँगा, आलोचना भी करूँगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का सिलसिला कब से शुरू हुआ है? जब ये नारे लगते थे कि अदालतें आस्थाओं का फैसला नहीं करती, और ये नारे लगाने वाले आज सत्ता में हैं, तो उनको भी झेलना पड़ रहा है कि वहाँ भी आस्थाओं का मामला आ गया। वो भी अदालत का इंतजार क्यों करें? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए था, इनको भी करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के राज में जो हो रहा है, जो बिल्कुल मैं रामगोपाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक चरित्र ऐसा हो गया है कि वहाँ हिंसा ट्रांसफ़र होती है। मैं खुद एक बार इस हिंसा का शिकार होते होते बिल्कुल बचा हूँ। 90 के शुरुआती दौर में मैं गया था आनंद मार्गियों की रिपोर्ट करने। आनंद मार्गियों पर सीपीएम के लोगों ने बहुत हमले किए थे। उनका जो पुरलिया में हेडक्वार्टर है आनंद पर्वत, जहाँ वो उनका सारे वो रहते थे, वहाँ आसपास के गाँव में बड़ी हत्याएं हुई थी। वहाँ से मैं लौट रहा था आनंद मार्गियों के साथ, हम 3-4 पत्रकार थे, और वो सारे हिंसा के किस्से में सुन चुका था सीपीएम के कार्यकर्ताओं के। और सामने से एक बहुत बड़ा जुलूस चला आ रहा था और सबके हाथ में हथियार थे, फरसे, बल्लम, लाठियाँ, और जो उनमें हंसिया लगे होते हैं, हिंसक हथियार। और एकदम ऐसा दूर से 1-1.5 किलोमीटर से दिखाई पड़ रहा था जुलूस, और ऐसा लग रहा था कि बस अब ये जो है मार ही देंगे जो सामने आ जाएगा। और जोर जोर से बंगला में नारे लग रहे थे। तो हम सब की हालत ख़राब हो गई। और हमारे साथ जो आनंद मार्गी साधु बैठे हुए थे, जो गाड़ी चला रहे थे और जो हमको धनबाद स्टेशन लेने आ रहे थे, वो घबरा गए, एकदम गाड़ी किनारे रोक दी। उनको लगा कि अब गए, क्योंकि इसके बाद तो ये भीड़ लिंच कर देगी। हम लोग भी डर गए कि जब तक बताएंगे कि हम दिल्ली से पत्रकार हैं, तब तक तो कांड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो करीब 300 मीटर के आसपास आया और उसके बैनर विजिबल हो गए, तो बड़ी उन्होंने सांस ली, राहत की, कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जुलूस था और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोकल एमपी लीड कर रहे थे, जो उनके साथ अच्छे रिश्ते थे। तो लेकिन वो जुलूस भी इतना वायलेंट था शक्ल में कि आप कांप जाते। तो वो बंगाल का एक राजनीतिक चरित्र कुछ ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या उसके पीछे कारण है। नक्सलवादी आंदोलन भी वहीं पर हुआ, वहाँ भी। तो लेकिन ममता बनर्जी को चाहिए कि शेर की सवारी बड़ी मुश्किल होती है, और एक बार शेर की सवारी आदमी कर लेता है तो शेर से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनको मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर है, उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे। उम्मीद ये थी कि 2021 में जब बीजेपी ने उनको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद वो जीती और ज़्यादा नंबर से जीती, तो उम्मीद थी कि गवर्नेंस का एक मॉडल देंगी वो, एक अच्छा प्रो पीपुल गवर्नेंस का मॉडल वो देश के सामने प्रस्तुत करेंगे। इतना बड़ा बहुमत मिला, विपक्ष लगभग ठीक है, बीजेपी की 74-75 सीटें थी, सीपीएम खत्म हो गई थी, कांग्रेस भी वहाँ खत्म ही हो गई थी। लेकिन ममता जी ने मतलब गवर्नेंस का मॉडल जिसकी उम्मीद की जा रही तो नहीं दिया। जबकि वो बंगाल की सत्ता में तभी आई थी जब उन्होंने गवर्नेंस की और प्रो पीपुल बात की थी। नंदीग्राम का वो आंदोलन याद कीजिए, सिंगूर का आंदोलन याद कीजिए, जनता की बात करके आई थी, और उस वक्त बीजेपी उनके साथ थी। ममता बनर्जी का मुझे याद है, राजनाथ सिंह उनका अनशन तोड़वाने गए थे और अटल जी की सरकार के समय ममता बनर्जी उसमें शामिल हुई थी। पूरा बीजेपी का एक सपोर्ट मिला था उनको कांग्रेस और सीपीएम के खिलाफ। लेकिन आज ममता बनर्जी वहाँ सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चुनाव आने वाले हैं, ममता जी को कम से कम, वो कई बार देश की राजनीति का नेतृत्व करने की बात भी करती हैं। वो अपने को मोदी जी के विकल्प के रूप में देखती हैं। तो अगर उनको विकल्प बनना है तो इस तरह के बयानों से विकल्प नहीं बन सकती हैं। उसके लिए उनको एक बड़े स्टेट्समैन नेता की भूमिका में आना पड़ेगा। आपको ये कहना कि हम संसद से कानून नहीं आप ये तो कह सकते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो हम फिर बदल देंगे। भाई आपका बहुमत होगा, आप संसद में, जैसे 2013 का नियम बीजेपी ने बदला है, ऐसे अगर कल बीजेपी सरकार आए बदल सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते केंद्र का संसद का बनाया हुआ कानून हम लागू नहीं करेंगे। लागू तो करना पड़ेगा, वो संवैधानिक जिम्मेदारी है हर राज्य की। कोई भी केंद्रीय कानून जो है वो हर राज्य में बाध्यकारी होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।